आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिया के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा क्रिया के भेद, क्रिया के काल, क्रिया के उपयोग, और वो भी शॉर्टकट में। ये जो मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको किसी भी तरह की एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बिहार पुलिस, मैट्रिक आदि परीक्षाओं में उपयोगी है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कहना, खाना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना आदि। यानी जिस शब्द के अंत में ना आता है जनरली उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया जो है एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एक खाता, तो खाता से बन जाएगा खाती। तो खाती लिंग के अनुसार बदल गया। खाते ये भी लिंग के अनुसार बदल गया। आपको पुरुष के अनुसार बदल गया। खाया, खाई, खाए, खाऊं, खाऊंगा, खाएंगे। उसी तरह खिलाना, खिलवाना इत्यादि, ये मतलब बदलते रहता है। यानी ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है जो बदलता है, जिसका रूप बदले, और जिसका रूप नहीं बदले उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है। देखिए, क्रिया को जानने के लिए, उसके भेदों को पढ़ने के लिए, उससे पहले हम लोग को धातु को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो धातु क्या है? जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, यानी जिस शब्द को मिलने से ही क्रिया बनता है, उसके बिना क्रिया अधूरा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। किसी भी धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। क्या जोड़कर? ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं खा, तो खा जो है वो हमारा मूल धातु है और ना प्रत्यय है, यानी जो बाद में आता है। तो खा और ना जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा खाना, यानी हमारा ये पूर्ण तरह से क्रिया बन गया। वैसे ही पढ़ हमारा मूल धातु और ना जो है प्रत्यय है। तो ना जब जुड़ा है पढ़ में तो ये क्या बन गया है? पढ़ना, यानी ये पूर्ण क्रिया बन चुका है। उसके बाद धातु के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रिया के भेद की तरफ। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं धातु के भेद। तो धातु के जो भेद हैं वो हैं कितने? दो। पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। तो यहाँ मूल धातु किसे कहते हैं पहले इसको देखेंगे। यह स्वतंत्र होता है और यह किसी दूसरे शब्द या पद पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है ना? ना ही वो प्रत्यय पर आश्रित होता है और ना ही किसी शब्द पर ही आश्रित होता है, यानी वह स्वतंत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे आ, जा, खा, लिख, पढ़ आदि। यानी कहने का मतलब इसमें हम बिना प्रत्यय लगाए इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इधर आ, यानी आ, तो आ जो है तो हमारा मूल धातु है ही, तो इसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा यौगिक। ठीक है। जैसे आम खा, तो आम तो हो गया कर्म, लेकिन खा ये हो गया हमारा क्रिया, यानी ये मूल धातु। क्रिया का क्या है? मूल धातु। जब इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो दूसरा चीज बन जाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? यह देखिए स्वतंत्र नहीं होता है, यानी सीधे मूल धातु का ये ऑपोजिट होता है। मूल धातु में क्या होता है? मूल धातु या किसी अन्य प्रत्यय को जोड़कर यौगिक धातु बनता है। यानी मूल धातु के अलावा और भी कोई अन्य प्रत्यय अगर जुड़ता है और जो उस शब्द का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक धातु। जैसे बैठ हमारा मूल धातु है और ना हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? बैठना। उसी तरह जा
ये हमारा मूल धातु है और ना जो है वो प्रत्यय है, यानी दोनों मिलके बन गया है जाना। ठीक है, यानी मूल धातु से मूल धातु या फिर मूल धातु में कोई अन्य प्रत्यय जोड़ के जो हम शब्द बनाते हैं, जो क्रिया बनाते हैं, वो क्या है? यौगिक धातु। ठीक है, जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, तुम्हें उधर नहीं जाना है, तो यहाँ जा तो हमारा क्या है? मूल धातु है, लेकिन ना इसमें हम प्रत्यय जोड़ दिए हैं, तो ये बन गया है जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? यौगिक धातु का मतलब मिलने से पूर्ण क्रिया बन गया। ठीक है, उसके बाद यौगिक धातु के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से बनता है। यौगिक धातु कितने प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से। तो पहला क्या है? पहला जो है वो है मूल धातु और दूसरे मूल धातु के संयोग से जो यौगिक धातु बनता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए मूल धातु और यहाँ भी है मूल धातु, और ये दोनों को मिलने के बाद यौगिक धातु बनता है। कैसे बनता है? जैसे हमारा ये मूल धातु हंस है और दे भी मूल धातु है और दे से बना है देना, और ये जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हंस देना। सेम वैसे ही बैठ हमारा मूल धातु और जा हमारा भी मूल धातु है, लेकिन दोनों जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बैठ जाना, क्योंकि जा से बना है जाना। ठीक है, तो ये जो यौगिक धातु बनेंगे ये कौन सा कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपको संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर जब हम देखेंगे, मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनता है या तो वो अकर्मक होगा या फिर सकर्मक होगा या फिर प्रेरणार्थक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मूल धातु हमारा जग और मूल धातु भी ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मूल धातु जग है और यहाँ भी आना, जग या फिर वाना। ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? जगना, जगाना, जगवाना। तो जगना जो है वो सेल्फ हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। जगाना यानी किसी दूसरे के द्वारा जगाया जाए जिसमें कर्म हो, उसे सकर्मक क्रिया। और जगवाना यानी किसी दूसरे से जगवाया जाए, उसे जगवाना यानी वो प्रेरणार्थक शब्द होगा। क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये अकर्मक क्रिया जो है और सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक जो क्रिया है, इसको हम बाद में जब डिफिनेशन इसका पढ़ेंगे तो ये हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा किस रूल से बनता है यौगिक? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से, यानी उसमें यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं और जब यौगिक धातु का निर्माण होता है तो वैसे धातु को हम क्या, वैसे यौगिक धातु को हम बोलेंगे नाम धातु। क्या बोलेंगे? नाम धातु। जैसे यहाँ पे देखिए हाथ, हाथ क्या है? हमारा संज्ञा है और इसमें प्रत्यय हमने जोड़ दिया याना, यानी ये शब्द दोनों मिलके क्या बन जाएगा? हथियाना। ये एक यौगिक शब्द बना, मतलब मिल के बना। तो इस तरह के जो धातु बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? नाम धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नाम धातु कहलाएंगे। वैसे ही अपना, अपना जो है सर्वनाम है और इसमें प्रत्यय हमने जोड़ा क्या? ना, तो ये मिलके क्या बनाया? अपनाना। ठीक है, तो इस तरह के जो यौगिक धातु बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? नाम धातु कहलाएंगे। ठीक है, उस तरह यहाँ पे विशेषण है गर्म और आना आपका प्रत्यय है और दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? गर्माना। तो ये यौगिक धातु बना, लेकिन कौन से? नाम धातु का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग मेन जो है क्रिया के भेद की तरफ। ठीक है, क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के देखिए मुख्यतः 2 भेद हैं। एक पहला जो है वो है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में सकर्मक क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या फिर कर्म के रहने की संभावना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। यानी उसमें कर्म होगा ही होगा या फिर होने की संभावना होगा, यानी वो वाक्य ऐसा होगा जिसमें कर्म मौजूद होगा या फिर ऐसा हमें अनुमान होगा कि इसमें कर्म है। ठीक है, जैसे उदाहरण के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे
राम आम खाता है। तो राम क्या खाता है? यानी आम खाता है। यानी राम का कर्म क्या है? आम को खाना। यानी इसमें कर्म है। क्या है? कर्म है। यानी ये सकर्मक क्रिया है। उसी तरह वह दिल्ली जाता है, यानी दिल्ली जाना, यानी वो कौन सा काम कर रहा है? दिल्ली जाने का, यानी उसका कर्म क्या है? दिल्ली जाना। ठीक है, यानी दिल्ली जाना, यानी एक्चुअल हमें पता है कि राम क्या कर रहा है और वह जो है वह क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। ऐसा जब अनुमान हो या ऐसा संभावित हो तो हम उसको सकर्मक क्रिया के अंतर्गत समझते हैं और उसे सकर्मक क्रिया हम बोलते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अकर्मक क्रिया में आके देखिए। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या फिर कर्म रहने की संभावना ही न हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे श्याम रोता है, तो श्याम रोता है, इसमें क्या कर्म है? श्याम कैसे रोता है? जोर से रोता है या फिर धीरे रोता है या फिर चिल्ला के रोता है? कैसे रोता है ये मालूम ही नहीं है या ना कोई संभावना है। वह जाता है, कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है, पटना जाता है। इसमें तो कोई कर्म ही नहीं है और ना ही किसी कर्म के होने की संभावना होती है यहाँ पे कि वो कहाँ जाता है। वो तो कहीं भी जा सकता है। तो यानी इसमें कर्म नहीं है और इस वाक्य में कर्म नहीं है। अगर ऐसे वाक्य हमें मिले, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा क्रिया है, तो हम क्या बताएंगे? अकर्मक क्रिया बताएंगे, क्योंकि उसमें कर्म ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के कुछ ऐसे अन्य भेद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्रिया के जो अन्य भेद है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है सहायक क्रिया। पहला क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप वाक्य देखते हैं, कोई भी वाक्य, वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, तो ऐसे जो वाक्य हैं उसमें जब तक सहायक क्रिया नहीं लगता है वो वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता है, या फिर पूर्ण होता भी है तो वो सुंदर नहीं दिखता है और ना ही पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। तो ये कैसे कौन कौन है? हूँ है, ठीक है, रहा है, रही है, या ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सब क्या है? ये हमारा सहायक क्रिया है। ये रहा है, रही है, था, थे, थी, यादि। ठीक है ना। उदाहरण जैसे वह पढ़ता है, तो पढ़ता तो हमारा क्रिया है ही, लेकिन है मिल के इसको क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। तो जब पूर्ण कर रहा है यानी सहायता कर रहा है उसको पूर्ण करने में, तो यानी ये हमारा क्या है? सहायक क्रिया है। तुम जा रहे हो, तो तुम जाना, इसमें क्या है? मेन यानी मुख्य क्रिया है जाना। लेकिन यदि रहे हो तो ये हमारा वाक्य जो है अधूरा रह जाएगा। यानी इसी को मिलने से हमारा वाक्य क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। ठीक है, यानी ये जब तक हेल्प नहीं करेगा तब तक ये वाक्य पूरा नहीं करेगा और ना ही हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही ये सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? वाक्य को सुंदर बनाता है और उसको पूर्ण करता है। और जो ये काम करता है वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। क्या? दूसरा हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया कैसे बोलेंगे? देखिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर और उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। यानी उस वाक्य में दो क्रिया होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पढ़कर लिखने लगा, यानी एक क्रिया है पढ़कर और दूसरी क्रिया है लिखकर, यानी लिखना, और पहला है पढ़ना। तो मैं पढ़कर यानी मैं एक काम को पूरा किया और फिर दूसरा काम करने चला गया। तो जो पढ़कर है वो किससे? लिखना से, जो लिखना क्रिया है उससे पहले आया है पढ़ना क्रिया, यानी लिखने से पहले पढ़ना, यानी ये पूर्व आया है यानी पहले आया है। तो जो पढ़कर जो क्रिया है वो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्यों? पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी लिखने से पहले पढ़कर आया है। सेम उसी तरह
वह खाकर सोने चला गया। यानी इसमें सोने से पहले क्या है, खाकर, यानी इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, खाकर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे बोलते हैं, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता जो है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जैसे मान लो मैं कोई काम नहीं करके मैं किसी दूसरे से काम करवाता हूँ, या फिर काम करने की प्रेरणा देता हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या फिर तुम ये काम करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्याम से पत्र लिखवाता है कौन, राम। तो राम खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वो बल्कि श्याम से क्या कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है। तो ये जो लिखवाता जो है ये लिखवाना से बना है, यानी लिखवाना जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि ये काम जो है, लिखवाने का काम जो है किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जा रहा है, खुद नहीं करके दूसरे व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है ना, कि तुम ये लिखो। ठीक है, तो वैसे शब्द जो हैं वो कौन से क्रिया के अंतर्गत आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, यानी जिस क्रिया के कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। तो जैसे यहाँ देखिए वाक्य में, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्म कितने हैं, शिक्षक दो काम कर रहे हैं। एक तो विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी एक कर्म है, यानी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, और दूसरा कौन सा काम कर रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो कर्म है, विद्यार्थी एवं विद्यार्थी को यहाँ पे छूट गया है मिस्टेक से, हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको लग जाएगा हिंदी, यानी शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। तो पहला कर्म क्या है, विद्यार्थी, और दूसरा जो है हिंदी। दो काम कर रहे हैं शिक्षक, एक तो पहला विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। यानी हिंदी और विद्यार्थी जो है वो है दो कर्म, यानी इस वाक्य में दो कर्म है, और दो कर्म जब मिल जाएंगे तो वैसे क्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आइए, ये आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। प्रेस करने से क्या होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, और आसानी से आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।